नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। सामान्य अध्ययन विशेषांक की एक विशेष श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें पॉलिटी विषय के अंतर्गत 5 लेक्चर आप लोगों के बीच आ चुके हैं। 6वां लेक्चर आज आप लोगों के बीच आ रहा है। इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग पॉलिटी विषय के साथ साथ भारत का आधुनिक इतिहास, ये भी 2 लेक्चर आप लोगों के बीच पहुंच चुके हैं। हम इन दोनों विषय को पहले प्राथमिकता के तौर पर रखने का उद्देश्य आप लोगों के सामने स्पष्ट करना चाहते हैं। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप यूपीपीएससी से रिलेटेड एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड, एसएससी से रिलेटेड, किसी भी, चाहे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप प्रश्नों का स्तर देखेंगे या प्रश्नों की संख्या देखेंगे तो इन 2 विषय की प्रश्नों की संख्या सर्वाधिक उसमें दिखती है। इसलिए आप इस वीडियो को मेरी ये अपेक्षा है आप लोगों से कि समय रहते आप लोग इन वीडियो को कंप्लीट कर लें, ताकि पेपर की डेट अनाउंस होने से पहले आपकी तैयारी पूरी हो सके। चलिए शुरू करते हैं। आज के सेक्शन में हम लोग मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संचालन में सहायता तथा मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होंगे। वो किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 74(1) में है। अगला प्रश्न है, मंत्रीगण किसके प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करते हैं? तो राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, अनुच्छेद 75 के 3 में। अगला प्रश्न है, क्या कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य न होने पर भी मंत्री बन सकता है? हाँ, परंतु 6 माह के अंदर आपको किसी संसद की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। अगला प्रश्न है, भारत में वास्तविक रूप से कार्यपालिका की समस्त शक्ति किसमें निहित होती है? तो वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद में। शीर्ष 5 लोकसभा में सदस्यों की संख्या वाले राज्यों का क्या क्रम है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा की सीट है 80। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है, जहां 48 सीटें हैं। तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है, जहां 42 सीटें हैं। बिहार चौथे स्थान पर आता है, जहां 40 सीटें हैं। तमिलनाडु 5वें नंबर पे आता है, जहां 39 सीटें लोकसभा की हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग इन संख्याओं को देख भी चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? तो भारत का मंत्रिमंडल सचिव होता है। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार के शासन प्रणाली अपनाई है? तो भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। अगला प्रश्न है, भारत की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 75 के 1 में उल्लेखित है। किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे? तो अनुच्छेद 75 के 2 में इस बात का उल्लेख है। अगला प्रश्न, अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो वो विश्वास प्रस्ताव रख सकती है। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? यदि लोकसभा के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दें तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? तो अनुच्छेद 75 का 1, यानी ये मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और उसको पद से हटाने की व्यवस्था करता है, अनुच्छेद 75 का 1। अगला प्रश्न है, कथन, स्टेटमेंट टाइप का प्रश्न है। कथन ए में कह रहे हैं कि मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उसका क्रियान्वयन करते हैं। बिल्कुल सही बात है। कारण है, संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। बात दोनों सही है, दोनों के कार्यों की बात की गई है, लेकिन यहां पर व्याख्या नहीं हो रही है। अगला स्टेटमेंट प्रश्न है, भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्य सभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। बात गलत है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये टॉपिक, ये प्रश्न हम लोग पहले देख चुके हैं। कारण में कह रहा है कि लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। बिल्कुल सही बात है। हम लोग कई सारे ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो राज्यसभा के हैं, उनको हम लोगों ने मंत्री बनते हुए देखा है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन में कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो 91वां संविधान संशोधन 2003 इस बात की व्यवस्था करता है कि 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं होगी। लाभ का पद परिभाषित हुआ है उच्चतम न्यायालय द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका अधीन रहकर कार्य करती है। किसके अधीन रह के? विधायिका के अधीन। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, केंद्रीय मंत्री रह सकता है 6 माह तक। 6 माह के बाद उसे किसी सदन का सदस्य होना पड़ेगा।
अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। इसी 25 वर्ष की आयु में वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं और लोकसभा के का वह सदस्य जिसे संसद में समर्थन प्राप्त हो वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह प्रश्न किसी भी स्तर का पेपर हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी, चाहे किसी भी एक दिवसीय एग्जाम में यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है? तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री की 1966 में ताशकंद में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है? पहला कंडीशन है जब वह संसद में अपना बहुमत खो दे। दूसरी कंडीशन, जब वह अपना बहुमत सिद्ध करने में असमर्थ हो। तीसरी कंडीशन, जब उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। चौथी कंडीशन है जब वह लोकसभा के समक्ष जाने से इनकार कर देते हैं। इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इन सारी कंडीशनों में एक तात्पर्य निकल के आता है कि जब सरकार बहुमत अपना खो दे तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को जानकारी देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है? तो अनुच्छेद 78 में इस बात की व्यवस्था की गई है। अगला टॉपिक है महान्यायवादी एवं नियंत्रण महालेखा परीक्षक। महान्यायवादी को इंग्लिश में अटॉर्नी कहते हैं, जनरल, और नियंत्रण महालेखा परीक्षक को कैग कहा जाता है। आइए इनके प्रश्नों को देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय न्यायवादी महान्यायवादी का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 76 के तहत। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? तो भारत के महान्यायवादी प्रथम विधिक अधिकारी होते हैं। भारत सरकार को कानूनी मामलों पर परामर्श कौन देते हैं? तो महान्यायवादी देते हैं। अटॉर्नी जनरल किसका विधिक सलाहकार होता है? तो अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का विधिक सलाहकार होता है। संसद का सदस्य न होते हुए भी उसकी कार्यवाहियों में भाग लेना तथा बोलने का अधिकार होता है किसका? महान्यायवादी का। याद रखिएगा कि ये केवल कार्यवाही में बोल सकते हैं और भाग ले सकते हैं, इनको मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख रहे हैं, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह कौन देता है? तो महाधिवक्ता राज्य सरकार को, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद पर धारण रहते हैं? तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसके समान योग्यता वाले व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर सकते हैं? तो वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान योग्यता रखता हो व्यक्ति। अगला प्रश्न है, भारत के किस अधिकारी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है? तो महान न्यायवादी को। भारत के प्रथम महान्यायवादी का नाम क्या है? तो MC सीतलवाड़। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो MC सीतलवाड़ थे। वर्तमान समय 2021 के महान्यायवादी KK वेणुगोपालन। किसके द्वारा भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पद सृजित किया गया है? तो ये संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति तथा प्रवर समिति में से किस एक का मित्र एवं मार्गदर्शक होता है? तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक लोकलेखा समिति का मित्र व मार्गदर्शक होता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। भारत के प्रथम नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? V नरहरि राव, 1948 से 1954 के बीच। भारत के वर्तमान में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग के बारे में दिया है। अगला प्रश्न है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, उसे अपने पद से हटाया जाता है संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत पर। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरी हो जाए उसके बाद वो अपने कार्यकाल से हट जाते हैं। अगला प्रश्न है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य क्या होता है? तो पहला कर्तव्य है संघ और राज्य तथा अन्य समस्त प्राधिकारियों और निकायों के समस्त वित्तीय लेन देन के लेख और राज्यों के लेखा जांच संबंधी कार्य को देखते हैं। अगला कार्य है संघ और राज्यों की आकस्मिक निधि और लोक लेखाओं से सभी व्यय की संपरीक्षा और उन पर प्रतिवेदन देना। अगला कार्य है संघ और राज्य के विभागों द्वारा किए गए सभी व्यापार और विनिर्माण के लाभ और हानि लेखाओं की संपरीक्षा और उस पर प्रतिवेदन देना। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संघ संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के समक्ष। यानी भारत का जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है,
ठीक है, यानी कैग अपने प्रतिवेदन सर्वप्रथम किसके समक्ष देंगे? राष्ट्रपति के समक्ष। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया क्या है? जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने की प्रक्रिया है, यानी दोनों सदनों के संयुक्त उससे। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य का निर्धारण किस अनुच्छेद में है? तो ये 149 में है, ठीक है। और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किस में है? 148 में। और उनके कर्तव्य किस में है? 149 में है। अगला प्रश्न है, भारत के किस वर्ष सीएजी कर्तव्य, शक्ति और सेवा शर्त अधिनियम 1971 में संशोधन कर अकाउंटिंग को ऑडिटिंग यानी लेखा परीक्षा से अलग कर दिया गया है? तो वर्ष 1976 से, ठीक है। अगला सेक्शन शुरू होगा, राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका, स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। इसको देखते हैं। इसमें पहला कथन टाइप का है, पूछा था कि कौन इसमें से सत्य है। तो देखते हैं कि भारत के राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन कौन से तथ्य कथन दिए हैं और उनको देखते हैं कि उनकी सत्यता क्या है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, सही है। वह एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं, कई सारे ऐसे उदाहरण हम लोगों ने देखे हैं। राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार पद पे रहते हैं, ये भी बात सही है। राष्ट्रपति महोदय जब चाहेंगे सरकार के इशारे पर राज्यपाल महोदय को हटा सकते हैं, उनकी नियुक्ति कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अगला स्टेटमेंट है, उन्हें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है, सही है। अनुच्छेद 144-54 में इस बात का प्रबंध है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें है? राज्यपाल में है। अगला पॉइंट है, सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं, लेकिन यदि राष्ट्रपति की इच्छा हो तो उसके पहले वो उनको पद से हटा सकते हैं। अगला है, क्योंकि राज्यपाल जो है वो केंद्र सरकार के एक प्रतिनिधि के तौर पर राज्यों में काम करते हैं और उनकी नियुक्ति और उनको पदच्युत करना, ये इसके पीछे पॉलिटिकल व्यू, जो सत्ता में रहती है सरकार, वो अपने हिसाब से राष्ट्रपति के द्वारा ये कार्य करती है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का, याद रखिएगा, राज्य सरकार का यदि संवैधानिक प्रमुख पूछा जाएगा तो राज्यपाल, और कार्यकारी अध्यक्ष भी राज्यपाल होते हैं। और राजनीतिक कौन प्रमुख होते हैं? वो मुख्यमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या हैं? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उनकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित करते हैं? यह प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, अनुच्छेद 200 में इस बात का उल्लेख है। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्यपाल निर्वाचन आयुक्त में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर धारण करते हैं? राज्यपाल महोदय। अगला प्रश्न है, जब एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते दे होंगे, यानी कि उन्हें जो अमाउंट कहाँ कैसे मिलेगा? इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जो राष्ट्रपति अर्थात अनुच्छेद 158(3) के आदेशों द्वारा अवधारित करें। यानी राष्ट्रपति अनुच्छेद 158 के 3 का में अपने शक्ति का प्रयोग करके इस अनुपात को निर्धारित करेंगे। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के उत्तरदायी होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्य की संचित निधि से। अगला प्रश्न है, राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र अर्थात स्वविवेकी से अधोलिखित कार्य कर सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से किसमें कार्य कर सकते हैं? मंत्रिपरिषद के परामर्श से। पहला पॉइंट है, विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहें। अगला पॉइंट है, अल्पमत वाले मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए। अगला पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए। अगला पॉइंट है, विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करने के लिए। ये सब किससे संबंधित है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र या स्वविवेक से क्या काम कर सकता है, यानी कि जिसमें वो मंत्रिपरिषद के दबाव में काम नहीं करता है, वह स्वविवेक के आधार पर इन चारों बिंदुओं पर वो निर्णय लेता है। ये जब कभी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में स्टेटमेंट टाइप के प्रश्न आते हैं तो उसमें 4 स्टेटमेंट दिया रहेगा और उसमें ये पूछ लेगा कि कौन स्वविवेक निर्णय राज्यपाल का नहीं होता है, या इन 3 में स्व निर्णय है लेकिन कौन स्व निर्णय नहीं है। इस टाइप के प्रश्न जो है वो स्टेटमेंट टाइप के बना के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या स्टेट पीसीएस के एग्जाम में अधिकतर ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं। आगे प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है? तो राज्य विधायिका द्वारा 6 सप्ताह के भीतर अनुच्छेद 213 के द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के संबंध में अधोलिखित कथन सत्य है? पहला, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। अगला प्रश्न, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में श्रेष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। अगला कथन है,
शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के में दी गई है, यानी कि जो राज्यपाल शपथ लेंगे वो उसकी व्यवस्था किसमें दी गई है, उसकी प्रक्रिया की, वो है 159 में। अगला पॉइंट है वह राज्य की विधायिका का अंग होता है। अगला प्रश्न है किसी संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो ये 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा, और उनको वेतन किस आधार पर दिया जाएगा, उनके खर्च, तो वो राष्ट्रपति द्वारा उसका अनुपात निर्धारित किया जाएगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपाल को असंवैधानिक कृत्यों के करने पर पदच्युत किया जा सकता है। दोनों बातें सही हैं, ठीक है, यानी स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट तौर पर ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होती है। भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी, तो सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। और अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री, सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग, महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल नहीं करते हैं, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल। राज्य के जो लोक सेवा आयोग है, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी है, और महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करते हैं। बाकी इन तीनों लोगों की नियुक्ति राज्यपाल महोदय करते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित कौन कौन है, तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद जहां पर स्थित होती है, जहां नहीं है वहां राज्यपाल और विधानसभा। विधानसभा के गठन के लिए हम लोगों ने किस अनुच्छेद को पढ़ा था, तो 169 को रिकॉल करिए। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद, अगला प्रश्न आ ही गया, परिषद की स्थापना और समाप्ति की व्यवस्था 169 के तहत होती है। ये याद रखिए कि जब प्रश्न पढ़ते हैं, कई बार ऐसे मैंने ऑफलाइन क्लास में ऐसे विद्यार्थियों को देखा है कि जो एक लिस्ट बना के अनुच्छेद रटते हैं और वो कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। उनकी क्वेरी यही रहती है कि सर अनुच्छेद कैसे याद किया जाए। मैं हमेशा उन विद्यार्थियों को ये सलाह देता हूं, और आज ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों के बीच भी अपने इस सलाह को शेयर कर रहा हूं, कि कभी भी अनुच्छेद रटा नहीं जाता है, उसको हमेशा सिचुएशन बेस्ड कोरिलेट किया जाता है। यानी जब उस तरह के किसी स्टेटमेंट को पढ़ रहे हो तो आप ये ध्यान दें कि अमुक संस्था को या अमुक व्यक्ति को, संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति को ये पावर किस अनुच्छेद के तहत मिल रही है। जब ऐसे आप कोरिलेट करना शुरू कर देंगे तो निश्चित तौर पर आपको अनुच्छेद रिमेंबर रहेंगे। आइए प्रश्नों की श्रृंखला जारी रखें। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद की सृजन और उसकी समाप्ति की जा सकती है संसद द्वारा राज्य विधानमंडल के संबंधी संकल्प को पारित करने पर। अगला चार्ट दिया है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। आइए देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 5 अगस्त को राज्यसभा में तथा 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में पारित हुआ। तत्पश्चात 9 अगस्त 2019 को इस पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई। अंततः उपयुक्त अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 से प्रवर्तन में आया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत अधोलिखित प्रावधान किए गए हैं, जिसमें पहला है इस अधिनियम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठित किया गया। पहला है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। दूसरी व्यवस्था क्या है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा पूर्व की तरह अस्तित्व में रहेगी, लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। इसीलिए अब आपको याद रखना होगा कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो केंद्र शासित प्रदेश यूटी की विधानसभाओं के जो निर्वाचित मेंबर हैं, जो वोट करते हैं, जब जम्मू कश्मीर राज्य था, वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, तो आपको याद होगा कि केंद्र शासित प्रदेश के सदस्यों के द्वारा जो वोटिंग की बात होती थी तो केवल 2 यूटी थी, दिल्ली और पांडिचेरी। लेकिन अब आपका क्या ऐड हो गया है, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर। ठीक है, आशा कर रहे हैं कि आप कोरिलेट कर रहे होंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसको विस्तार से चर्चा की थी। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 107 होगी, जिसमें पाक अधिकृत कश्मीर पीओके के तहत आने वाली सीटों की संख्या 24 है। इस बात को याद रखिएगा। परिसीमन के पश्चात उपयुक्त सीटों की संख्या 114 तक बढ़ाई जा सकती है। अगला पॉइंट है जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। जम्मू कश्मीर संघ राज्य में 5 लोकसभा की सीटें, 4 राज्यसभा की सीटें तथा लद्दाख में 1 लोकसभा की सीट होगी। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक उपराज्यपाल होंगे। ज्ञातव्य है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू थे, जो वर्तमान में क्या है, सीएजी हैं, तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के पहले गवर्नर राधा कृष्ण माथुर हैं, वर्तमान में
जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं। और लद्दाख संघ में पहले कौन थे? राधाकृष्ण माथुर। किंतु वर्तमान में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं 7 अगस्त 2020 से। अगला प्रश्न है, भारत के राज्य विधान पालिकाओं यानी स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन कौन होता है? तो विधान परिषद होता है। किस अनुच्छेद के तहत? 168 के 2 के तहत। बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक रह सकता है? 6 माह तक, अनुच्छेद 164 के 4 के तहत। दोनों जगह संघ में मंत्री या राज्य में मंत्री अगर वो है और उस समय किसी सदन का सदस्य नहीं है तो अधिकतम 6 महीने तक वो रह सकते हैं। उसके अंतर ही उन्हें किसी सदन का सदस्य होना पड़ेगा और स्टेट में इस व्यवस्था को अनुच्छेद 164 के 4 में रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं में संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा होता है? तो राज्यपाल के द्वारा होता है, अनुच्छेद 192 में। और संघ में किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा। और किसके परामर्श पर? आयोग के परामर्श पर, चुनाव आयोग। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा विधान परिषद में से किसको भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद को। ज्ञातव्य है कि राज्यसभा को न तो भंग किया जा सकता है और न ही समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 25 वर्ष है, जो लोकसभा के सदस्य के लिए भी 25 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश राज्य में 3 राजधानियां निर्मित की गई हैं? तो GN राव समिति के सिफारिश पर। कहां? अमरावती विधायी राजधानी होगी, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी होगी और कुर्नूल न्यायिक राजधानी होगी। किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? तो वो उत्तर प्रदेश में है, 403। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 500, अनुच्छेद 170 के तहत। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर त्यागना चाहे तो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देंगे। किस अनुच्छेद के तहत? 179 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? याद रखिएगा, यह प्रश्न कई बार गलत कर देते हैं, मिस्टेक हो जाती है कि अगर विधानसभा के सत्रावसान का आदेश देना होगा तो सत्रावसान का आदेश राज्यपाल महोदय देंगे, अनुच्छेद 174 के 2 के तहत। विधानसभा के विघटन के बाद यदि उसका अध्यक्ष यानी स्पीकर पद पर बना रहता है तो विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। कि ये व्यवस्था किसमें है? ये अनुच्छेद 179 के परंतुक में इस बात का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, 27 जनवरी 2019 को किस राज्य विधानसभा द्वारा राज्य विधान परिषद के उत्सादन हेतु एक वैधानिक प्रस्ताव पारित किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश विधानसभा के द्वारा, यानी कि वो वहां पे विधान परिषद को खत्म करना चाहते हैं। तो ये किसके तहत होगा? अनुच्छेद 169 के तहत ये होगा। और वहीं पर पश्चिम बंगाल अपने यहाँ विधान परिषद का गठन करना चाहते हैं। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग राज्यपाल महोदय द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये तथ्य याद रखिएगा, स्टेट के एग्जामों में इन प्रश्नों की प्रासंगिकता ज़्यादा है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो ये विधानसभा द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के संबंध में अधोलिखित कथन सत्य है? पहला, यह एक स्थायी सदन है। अभी हम लोगों ने बात की थी कि राज्य विधान परिषद जो है वो एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसे हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, यानी कि इसका विघटन नहीं होता, इसको परमानेंट हटाया जा सकता है। अगले पॉइंट में वो दिया भी है कि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसके 1/3 सदस्य दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं, ठीक राज्यसभा जैसे, जिसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लेकिन राज्यसभा और राज्य की विधान परिषद में एक अंतर आप लोगों को हमेशा रिमेंबर होना चाहिए कि राज्य की विधान परिषद को राज्य यदि इस संकल्प को पारित कर दे कि हमें अपने यहाँ से विधान परिषद को हटाना है, जैसे कि आंध्र प्रदेश चाहता है, लेकिन राज्यसभा के कंडीशन में ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रमुख अंतर है। अगर आपको कभी इंटरव्यू वगैरह में इस तरह के प्रश्न को अंतर करके, या कभी आप जब लिखित परीक्षा में कहीं हो तो इसको अंतर करके आप उल्लेखित कर सकते हैं। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो अनुच्छेद 164 के 1 के क में इस बात का प्रावधान है कि राज्य के विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे, और अर्थात 12 से कम नहीं होंगे। ठीक है, अभी हम लोग इस बात को संघ के एस्पेक्ट्स में भी पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है जब तक उस पर राज्यपाल की संस्तुति न मिल जाए। ठीक उसी तरीके से जैसे केंद्र में धन विधेयक को लोकसभा में लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल की अनुमति के बाद ही धन विधेयक विधानसभा में रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के
किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है? तो ये इस प्रश्नों का उल्लेख हमने अधिकतर अपने लेक्चर में किया है कि 104वें संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान किया गया। 25 जनवरी 2020 से ये लागू है। केंद्र में राष्ट्रपति महोदय लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का अब मनोनयन नहीं कर पाएंगे और राज्य में राज्यपाल महोदय विधानसभा में ये कार्य नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने अवधि तक रोक सकती है? तो विधान परिषद साधारण विधेयक को 4 माह तक यानी 3 माह प्लस 1 माह तक रोक सकती है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनी विधायिकाएं थी? तो 5 राज्यों में थी, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्यों में द्विसदनी विधानसभा है, विधानमंडल है? याद रखिएगा, द्विसदनी का मतलब क्या हो गया? जहां विधानसभा और विधान परिषद हो। 6 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, नीचे साउथ के राज्यों में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश इसको अपने यहाँ से खत्म करने के लिए प्रयासरत है और इससे संबंधित मसौदा भेजा भी जा चुका है। अगला है, भारत के और कौन इसको हटाएगा? संसद, यदि राज्य इसका संकल्प पारित करके भेज दे। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में अब तक विधान परिषद नहीं है यद्यपि संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 में इसका उपबंध किया गया था? तो वो है मध्य प्रदेश। अब हमने ऊपर जिक्र कर ही दिया है कि 6 राज्यों में है, बाकी जगह नहीं है, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 में ये उपबंध किया गया है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग करते हैं। राज्य विधानसभा, हाँ एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि जो राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन है वो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। राज्य विधानसभा की बात कर रहा हूं, यानी राज्य में अगर विधानसभा, जो अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए हैं, इसका संचालन कौन किया है? भारत का निर्वाचन आयोग किया है, न कि राज्य का निर्वाचन आयोग। जो राज्य का निर्वाचन आयोग होता है वो लोकल बॉडी इलेक्शन कराता है। जैसे जो हमारे यहाँ नगर पालिका का चुनाव होता है वो राज्य का जो चुनाव आयोग है वो कराता है, लेकिन राज्य की विधानसभा का इलेक्शन कौन कराता है? भारत का निर्वाचन आयोग। और जो संघ का चुनाव होता है प्रधानमंत्री का, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा मेंबर का, वो भी चुनाव कौन कराता है? भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है, इस अंतर को स्पष्ट तौर पर समझना जरूरी है। अगला प्रश्न है, भारत राज्य विधानसभा अधोलिखित के निर्वाचन में भाग लेती है। राज्य की विधानसभा किसके निर्वाचन में? भारत के राष्ट्रपति के। अब एक शब्द यहाँ पे रिमेंबर करिए आप लोग कि भारत के राष्ट्रपति में राज्य की विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। कैसे सदस्य? जो निर्वाचित सदस्य हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। दूसरा है, राज्यसभा के सदस्यों में, राज्यसभा के सदस्यों को चुनने के लिए भी विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं और विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में भी विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, आपातकाल में किस राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? कितने समय तक? तो वो 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित अधोलिखित कथन सत्य है? मतलब ये किसी राज्य के मुख्यमंत्री से के दायित्व और उनके कार्यों से संबंधित है। अब कथन पे विचार करते हैं कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बिल्कुल सही है। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। अगर वो अवेलेबल हैं तो वो अध्यक्षता करेंगे और अगर नहीं है तो जिसको वो डिसाइड करके जाएंगे वो अध्यक्षता करेगा। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। यदि इस बार जिस दिन मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह था, यदि आपने उन अधिकारी का स्टेटमेंट पढ़ा होगा तो उन्होंने इसमें अपने स्टेटमेंट में एक बात का उल्लेख किया था। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि राज्यपाल महोदय ने मुख्यमंत्री की सलाह पर इन व्यक्तियों को मंत्री, इनको राज्य मंत्री नियुक्त किया है। ठीक है, तो ये ऐसे कोरिलेट करिए। अब देखिए ये स्टेटमेंट वहां के स्टेटमेंट से मैच कर रहा है, आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। कहीं पर भी कोई भी काम करते समय, आते जाते देखते समय पॉलिटी आपके चारों तरफ घूम रही है, आपका दृष्टिकोण उसको देख रहा है कि नहीं। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, हम लोग अपने यहाँ जिले में न्यायालय में जाते हैं, वहां एक शब्द लिखा है अधीनस्थ न्यायालय, यानी कि किसी के अधीन है। किसके अधीन है? उच्च न्यायालय के अधीन है, यानी हाई कोर्ट के अधीन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसको कंटिन्यू करते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित करते हैं? तो वो अनुच्छेद 167 में इस बात का उल्लेख है। अगला प्रश्न देख रहे हैं, संविधान के अनुच्छेद 169 में उल्लेखित मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? इसमें पहला है राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करना। दूसरा है विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करना। तीसरा है किस विषय को
किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री के ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद में विचार नहीं किया, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाना। ये क्या है? मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य है। और किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 167 में इस बात का उल्लेख है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो सुचेता कृपलानी। और उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री महिला पूछे तो भी सुचेता कृपलानी, और भारत की भी पहली सुचेता कृपलानी। यानी कभी हड़बड़ाना नहीं है कि इस तरह अगर वो तो भारत की थी, अरे भारत की थी तो उत्तर प्रदेश की भी पहली थी सुचेता कृपलानी। आगे है, हरियाणा, उत्तराखंड, सिक्किम में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के प्रावधान का अपवाद है, जिसमें कहा गया कि एक राज्य विधानसभा के गठन में 60 सदस्य से कम नहीं होंगे? तो सिक्किम इसका अपवाद है, और वो उसमें सदस्यों की सीटों की संख्या कितनी है? 32। प्रश्न क्या कर रहा है, इसको और इलेबोरेट कर दे रहा हूं कि अनुच्छेद 170 में एक अपवाद दिया गया है कि किसी भी राज्यसभा में जो विधानसभा का गठन होगा उसमें 60 सदस्य से कम नहीं होंगे, लेकिन अपवाद स्वरूप सिक्किम को 32 सीट का अनुमति है। अगला प्रश्न है, राज्यों के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण करता है? तो भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। हम लोगों ने अभी इसको पढ़ा था ऊपर, जब नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के दायित्वों को पढ़ रहे थे। कुल कितने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 से कम है? जो अभी हम लोगों ने सिक्किम का अपवाद देखा है, तो अब यहां देख लेते हैं। 3 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। सिक्किम में 32 है, मिजोरम में 40 सीट है, और गोवा में भी 40 सीट है। सिक्किम का भी आपने 32 याद कर लिया है, और मिजोरम और गोवा में 40-40 सीटें हैं, और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में कितनी सीटें हैं? 30 सीटें हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना कौन करता है? तो राज्य विधान मंडल करता है, और किस अनुच्छेद के तहत? 167 के तहत। राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है केवल विधानसभा में, और वो भी राज्यपाल की अनुमति के बाद। यहां पर हमारा राज्य विधानमंडल भी समाप्त हुआ। अगला पॉइंट है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, जो हम कल के लेक्चर में इसको कवर करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सारे वीडियो को अच्छे से कवर कर रहे होंगे। जो भी अतिरिक्त बताया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, उसको दिमाग में रख रहे होंगे, या एक डायरी पर उसको नोट डाउन करते जा रहे होंगे उन अतिरिक्त तथ्यों को, ताकि बाद में रिवीजन में आसानी रहे। केवल वीडियो चला लें और उसके बाद अन्य तथ्यों को अपने नोट से कवर कर लें। आप अपने मेहनत को सतत जारी रखिए, हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।